नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां देश से जुड़ी अहम खबरों की बात करते हैं। आपको बता दें कि अब गेहूं के बाद चीनी के निर्यात पर भी सरकार की तरफ से रोक लगाने की घोषणा की गई है। बता दें कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। महंगाई पर अंकुश के लिए सरकार ने मंगलवार को दो बड़े फैसले लिए। पहले, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर शुल्क और सेस हटाने की घोषणा की और फिर देर रात चीनी की निर्यात की सीमा निर्धारित करने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि मंगलवार की रात ये दो बड़े अहम फैसलों पर सरकार ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पहले फैसले पर कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात पर शुल्क और सेस हटाने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई। उसके बाद देर रात चीनी के निर्यात की सीमा निर्धारित करने का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 2030 और 2023 से 2024 में साल 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपको बता दें कि अब हर साल 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसकी घोषणा सरकार ने की है। इस दौरान सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा कि इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। आम आदमी के लिए सरकार ने ये बड़ा अहम फैसला, बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत पर भी के दाम घटाए थे, जिसको लेकर गरीबों को इस महंगाई से राहत दी थी। इसके बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा कि इस कदम से महंगाई पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। यानी कि अब 20 लाख टन कच्चे तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर अब शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद भी सरकार ने चीनी के निर्यात पर सीमा निर्धारित करने का भी ऐलान किया है। भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है, तो वहीं देर रात सरकार ने चीनी निर्यात की को भी सीमित करने की घोषणा कर दी। साल 2021 और 22 के चालू चीनी सीजन यानी कि अक्टूबर और सितंबर में सिर्फ 100 लाख टन चीनी निर्यात की इजाजत होगी। इसके लिए सरकारी फैसले के मुताबिक अब आगामी 1 जून से चीनी निर्यात के लिए व्यापार महानिदेशालय के साथ सार्वजनिक खाद्य वितरण विभाग ने चीनी निदेशालय से भी मंजूरी लेनी होगी। अब चीनी के लिए नए चीजें लागू कर दी गई हैं। सरकारी फैसले के मुताबिक आगामी 1 जून से चीनी निर्यात के लिए व्यापार महानिदेशालय के साथ साथ सार्वजनिक खाद्य वितरण विभाग से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। चालू सीजन में निर्यात के लिए चीनी मिल से 82 लाख टन इस चीज को निकाल चुकी है। इसमें से 58 लाख टन चीनी निर्यात किया जा चुका है। इसका हिसाब अब सितंबर तक सिर्फ 22 लाख टन चीनी का निर्यात हो सकेगा। सरकार के पास अब सितंबर तक सिर्फ 22 लाख टन चीनी का ही निर्यात है, जो कि सरकार कर सकेगी। सरकार के मुताबिक सितंबर तक 100 लाख टन चीनी निर्यात के बाद भी देश में 60 से 65 लाख टन चीनी का स्टॉक बाकी रहेगा, जबकि घरेलू स्तर पर 24 लाख टन पर हर महीने की खपत चीनी की है, जिसके मुताबिक भारत सरकार के पास चीनी का स्टॉक काफी मात्रा में रहेगा। अक्टूबर में चीनी पेराई का नया सीजन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद काटन आयात पर भी छूट संभव और खुदरा महंगाई को मापने में कपड़ों को भी शामिल किया जाता है। इसलिए कपड़ों की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार काटन के आयात को शुल्क मुक्त कर सकती है, ताकि घरेलू गारमेंट्स निर्माताओं को सस्ती दरों पर काटन यार्न मिल सके। हाल ही में निर्यात बढ़ने के कारण काटन की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। टेक्सटाइल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से काटन के आयात को शुल्क मुक्त करने की सिफारिश की है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बता दें कि मई में 7% पर यह चीज महंगाई आ गई थी, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ कई कच्चे माल के आयात शुल्क में भी मई में महंगाई दर घटकर 7% पर आ सकती है। अप्रैल की खुदरा महंगाई दर 7.78% के साथ मई को यह चीज 7.78% हुई, जिसके बाद 2014 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर थी और अब यह घटकर 7% तक आ सकती है। इसका अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में
घटाए थे, जिसके बाद अब दो बड़े और मुख्य फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। इसमें सरकार की तरफ से पहले कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर शुल्क और सेस हटाने की घोषणा सरकार ने की। उसके बाद चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित करने का भी ऐलान किया, जिससे अब महंगाई पर लगाम लग सकता है और गरीबों को और आम जनता को इन सभी फैसलों का फायदा होगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। इसके बाद वह सपा के समर्थन के साथ राज्यसभा जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने उदयपुर के चिंतन शिविर में अपने रिवाइवल का प्लान बनाया था, लेकिन उसके बाद भी पार्टी को एक के बाद एक बड़े सियासी झटके लग रहे हैं। सुनील जाखड़ के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। कपिल सिब्बल ने सपा का समर्थन हासिल कर लिया है। सिब्बल सपा के समर्थन से उच्च सदन पहुंचेंगे और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस को यह झटका लगा है कि उनके वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। बुधवार को लखनऊ में सिब्बल ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि इससे बीती 16 मई को ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। सिब्बल ने यह खुद नामांकन भरते वक्त उन्होंने मीडिया को बताया कि 16 मई को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिब्बल ने नामांकन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे, जिसके बाद सभी ने कयास लगाया कि सपा के समर्थन से वह राज्यसभा जा सकते हैं। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, जिन्हें सपा समर्थन दे रही है। बता दें कि 2016 में सिब्बल को तत्कालीन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्पित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यूपी से राज्यसभा के लिए चुना गया था। कपिल सिब्बल को लेकर यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश इस मौके को आजम खान की उपेक्षा और रिहा होने के बाद के हाव भाव के बीच ही भुनाना चाहते हैं। आजम खान ने जेल के बाहर आने के बाद कहा था कि मेरे विनाश में मेरे चाहने वालों का हाथ है। कहा जा रहा था कि अगर कपिल सिब्बल सपा की मदद से राज्यसभा जाते हैं तो यह जरूर आजम की नाराजगी दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर कपिल सिब्बल सपा की मदद से राज्यसभा जाते हैं तो ये जरूर आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए कारगर साबित होगा, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नेता और कानूनी सलाहकार भी मिल जाएगा, जो कि फिर समाजवादी पार्टी के लिए ये दो दाव जो उनके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नाराज आजम खान की नाराजगी दूर हो जाएगी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नेता और कानूनी सलाहकार भी मिल जाएगा, जिससे कि समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल 2403 विधायक हैं, जिनमें से 2 सीटें खाली हैं। इस तरह से 401 विधायक फिलहाल में मौजूद हैं। ऐसे में एक सीट के लिए 36 विधायकों का वोट चाहिए, जिसे बीजेपी गठबंधन के पास 273 विधायक हैं, जिसमें के लिहाजा से 7 सीटें जीतने में कोई उनको परेशानी नहीं होगी। बीजेपी के में को 7 सीट जीतने में इतने विधायक लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 125 विधायक हैं, उन्हें 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 11वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा सियासी घमासान मचेगा और एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कवायद भी होगी। देखना यह है कि बीजेपी और सपा कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दी है, क्योंकि उसी के बाद तय होगा कि आगे की तस्वीर क्या होगी। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 कांग्रेस
पार्टी के 2 और बसपा के 1 विधायक हैं। जनता दल के दोनों विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस और बसपा का किसी भी दल को कोई गठबंधन नहीं होने के कारण वोट देने के लिए वह आजाद रहेंगे और किसी को भी वोट कर सकते हैं। अभी राज्यसभा में सपा के 5 सदस्य मौजूद हैं। राज्यसभा की 11 सीट के लिए 24 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अभी तक 3 लोगों को राज्यसभा भेजने के लिए स्थिति में है। अभी तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य हैं। इनमें से कुंवर रेवती रमन सिंह, विशुंभर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव। कार्यकाल का 4 जुलाई को इन सभी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद कपिल सिब्बल के रूप में कांग्रेस ने एक बड़ा नेता खोया, जो कि अब जिससे कि समाजवादी पार्टी जिसको समर्थन दे रही है और इनके समर्थन से इनको फायदा भी पहुंचेगा। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। यूपीए सरकार के दौरान कपिल सिब्बल केंद्रीय कानून मंत्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन पिछले काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व से वे नाराज चल रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा दिया करते थे। ऐसे में कपिल सिब्बल का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सिब्बल पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और दिल्ली की सियासत में उनका एक अहम रोल माना जाता रहा है। फिर भी कांग्रेस कपिल सिब्बल को साथ नहीं रख सकी और वो पार्टी को अलविदा कह गए हैं। यानी कि 16 मई को ही कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। राज्यसभा के नामांकन के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था, लेकिन अब नहीं हूं। आपको बता दें कि G23 का ये पहला विकेट गिर चुका है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं की फहरिस्त में शामिल थे जिन्हें कि G23 के नाम से जाना जाता था। सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर मोर्चा खोल रखा था और पार्टी के तमाम खामियों को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल भी खड़े करते रहे हैं। जिसके बाद G23 में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें से कपिल सिब्बल पहले नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कपिल सिब्बल भले ही कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की लिस्ट में से शामिल रहे हों, लेकिन पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े नजर आए। ऐसे में सिब्बल के जाने से कांग्रेस को सियासी झटका तो लगा ही है, तो वहीं कपिल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद से लेकर आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनीष तिवारी सहित तमाम नेताओं को अलग अलग कमेटियों में जगह देकर उन्हें साधे रखने में सफल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस आखिर क्यों जोड़ नहीं रख पाई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि असंतुष्ट खेमे में शामिल दूसरे नेताओं ने खुले तौर पर गांधी परिवार पर सवाल नहीं खड़े किए थे, लेकिन कपिल सिब्बल ने सोनिया से लेकर राहुल गांधी तक सवाल खड़े किए थे। ऐसे में G23 में शामिल नेताओं ने भी कपिल सिब्बल के बयान से किनारा कर लिया था, जिसके बाद वही गांधी परिवार ने उसी समय तक तय कर लिया था कि G23 में शामिल उन नेताओं को साधेगी, लेकिन कपिल सिब्बल को भाव नहीं देगी। इसके लिए उनके बाद कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने अपनी किसी भी बैठक में नहीं बुलाया, जिसके बाद माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने यह ऐसा फैसला लिया है। सिब्बल के जाने से कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी समीक्षा करते हैं। कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने से भले ही पार्टी को सियासी तौर पर कोई बड़ा नुकसान ना दिख रहा हो, लेकिन उन्होंने पार्टी को एक ऐसे समय में अलविदा कहा है जब कांग्रेस को एक एक तिनके के सहारे की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस से ऐसे बड़े नेता का जाना, जिसकी गिनती बड़े नेताओं में होती रही हो, जो कि 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे हों और जो कांग्रेस की कानूनी और आर्थिक सहायता भी करते हों, उनका पार्टी में से जाना किसी भी तरह से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। सिब्बल के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं। वह गठबंधन की राजनीति में भी अहम भूमिका अदा कर सकते थे। 2024 के चुनाव को लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में सिब्बल का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए गहरा झटका है, क्योंकि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम झाकड़ के बेटे सुनील झाकड़ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। गुजरात में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में कपिल सिब्बल जैसे ब्राह्मण पंजाबी नेता का कांग्रेस को अलविदा कहना पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिसके बाद सबसे बड़ा झटका कपिल सिब्बल के रूप में लगा, जिन्होंने नामांकन के दौरान कहा कि 16 मई को ही वह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब
तो हाईकोर्ट में वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को लेकर एक ही दर्जे की मांग की गई, जिसकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। बता दें कि ऐतिहासिक स्मारकों पर विवाद के बीच अब वंदे मातरम का मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिया जाए। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, तो वहीं 6 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना है। यानी कि अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर 2022 की तारीख तय की गई है, जब तक केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, जिसके बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिया जाए, इस मांग को लेकर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और 6 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने के लिए कहा गया। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 9 नवंबर 2022 की तारीख तय की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि वंदे मातरम का भारत की आज़ादी के संघर्ष से बड़ा योगदान है, इसीलिए इसे जन मन गण के बराबर यानी कि राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय को नोटिस भेजा। याचिका में कहा गया था कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को सभी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान बजाया जाए। कोर्ट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए, जिसके बाद इस पर भी कोर्ट ने बयान दिया। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मामले की लिस्टिंग होने से पहले ही उपाध्याय मीडिया में इस पर बातें कर रहे थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, क्योंकि याचिकाकर्ता सुनवाई से पहले ही पब्लिसिटी पाने के लिए इस मामले की लिस्टिंग होने से पहले ही उन्होंने मीडिया में इसको लेकर बातें करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर उनको फटकार भी लगी है। लेकिन अहम बात यह रही कि अब अगली सुनवाई 9 नवंबर 2022 को होगी, जिसमें केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इसमें याचिका में ये कहा गया है कि वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान को एक ही दर्जा दिया जाए, यानी कि इनको एक ही बराबर के दर्जे में देखा जाए और सभी स्कूलों और सभी स्थानों पर इनको गाया जाए। तो मंगलुरु में जुमा मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे डिजाइन होने का दावा किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु स्थित जुमा मस्जिद के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मलाली की इस मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन पाए जाने के बाद धार्मिक स्थल के 500 मीटर से के दायरे में यह धारा लगा दी गई है। बता दें कि 21 अप्रैल को मस्जिद के जीर्णोद्वार के दौरान मंदिर जैसी एक संरचना मिलने का दावा किया गया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद अदालत ने मस्जिद प्रबंधक को काम बंद करने का आदेश भी दिया था। तो वहीं बता दें कि जुमा मस्जिद इलाके के उपजे विवाद के बाद भीड़ जमा होने पर भी रोक लगाई गई है। वहीं मंगलुरु प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए भी यह धारा लगाई गई है, जिससे कि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो और कोई भी माहौल बिगड़ने की व्यवस्था ना बने। इसके लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अब दोनों पक्ष कोर्ट में आगे की लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चल रहे विवादों के बीच अब मंगलुरु के जुमा मस्जिद के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। मनाली की इस मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसी डिजाइन होने का दावा किया गया है, जिसके बाद धार्मिक स्थल के 500 मीटर के दायरे में यह धारा लगा दी गई है। बता दें कि
वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए पारंपरिक तरीके से पुजारी के साथ तांबूल प्रशान करने किया, जिसके बाद तटीय कर्नाटक में यह व्यापक रूप से प्रचलित रिवाज है कि जहां पीढ़ियों के इतिहास के बारे में जानने के लिए पुजारियों से संपर्क करना एक आम बात है। हिंदू कार्यकर्ता मस्जिद के इतिहास पर का पता लगाने के लिए अगले कदम के रूप में तांबुल प्रशान के बाद अष्टमंगला प्रशान भी रखेंगे। तो वहीं मलाली शहर मंगलूर के करीब स्थित, जिसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, यहाँ कोई भी गड़बड़ी तीनों तटीय जिलों को प्रभावित करेगी। इसके लिए यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मांड्या जिले की श्रीरंगपटना जामिया मस्जिद को वापस लेने के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन शुरू किया दिया। वह पहले से ही जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का सर्वे कराने का आग्रह किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हिंदू कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि हनुमान मंदिर को गिराकर यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के बाद अब मंगलुरु में जुमा मस्जिद के नीचे मंदिर जैसे डिजाइन होने का दावा किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई, क्योंकि माहौल ना बिगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लेकर पुलिस प्रशासन वहां की पुलिस की तैनाती की गई है। जिसके बाद वहां हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बारे में सच्चाई पता लगाने के लिए पारंपरिक तरीके से पुजारी के साथ तांबुल प्रशान किया। तटीय कर्नाटक में यह व्यापक रूप से प्रचलित रिवाज है, जिसको लेके हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुजारी के साथ वहां प्रशान किया। तो आंध्र प्रदेश में एक जुली का नाम बदलने के लेकर पूरे इलाके में आगजनी हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने 46 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम शहर में पुलिस ने मंगलवार को बड़े पैमाने में हुई हिंसा के सिलसिले में 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। बीते दिन हुई इस हिंसा में एक मंत्री और विधायक के घरों में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसमें 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अंबेडकर कोनसीमा जिला करने के प्रस्ताव को लेकर यहां हिंसा भड़की थी, जिसको लेकर अब पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने 46 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, क्योंकि पूरे आंध्र प्रदेश में जिले के नाम बदले जाने को लेकर आगजनी फैल गई और विवाद ज्यादा बड़ा हो गया। वहां लड़ाई शुरू हो गई और लोगों के बीच और पूरे इलाके में आगजनी का माहौल हो गया, जिसको शांत करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया भी गया था, जिसके बाद पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तारी की है। बता दें कि मामला क्या है। मामला है कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनसीमा जिला करने के प्रस्ताव को लेकर हिंसा भड़की, जिसके बाद हिंसा इतनी भड़क गई कि आगजनी फैल गई और जिसमें 40 लोगों को गिरफ्तारी करना पड़ा। बता दें कि जिला मुख्यालय अमलापुरम जिले का नाम बदलने का विरोध करने के लिए मंगलवार को कोनसीमा साधना समिति के तरफ से बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया था। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर हिंसा की, पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने एक दिन बाद 46 लोगों को इस हिंसा को लेकर और पुलिस पर पथराव को लेकर 46 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी भी इस मामले में जांच कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जांच के बाद लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। बुलेटिन में बात अब कोरोना के केसों की कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2124 मामले आए, तो वहीं कोरोना से 17 लोगों की जान चली गई। बता दें कि देश में कोरोना के उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है।
कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 17 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है, जो कि कल की तुलना में 14 कम है। बता दें कि कल 31 मरीजों की मौत हुई थी और आज 17 मरीजों की मौत हुई है। इस मामले में देखा जाए कि तो कल की तुलना में आज 14 लोगों की मौत में कमी आई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 1977 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या की बात करें तो अब 14,971 सक्रिय मरीजों की संख्या बची है। वहीं कुल संक्रमण दर की बात करें तो यह संक्रमण दर 0.46% हो गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,24,507 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 418 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर 2.27% दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान 394 मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 338 मामले सामने आए और एक जनी की कोरोना के कारण मौत हुई। इसके साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,83,348 हो गई है। महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 78,83,348 हो गई है। वहीं मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,47,857 पहुंच गई है। दिल्ली में भी अगर हम बात करें मरीजों की ठीक होने की संख्या तो कल की तुलना में मरीज ज़्यादा ठीक हुए हैं। इस दौरान 394 मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में बीते 24 घंटे में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो 2124 कोरोना के मामले सामने आए, जिसमें कोरोना से 17 लोगों की जान चली गई। बुलेटिन के आखिरी में बात अब असम की बाढ़ की कर लेते हैं। दरअसल असम में बाढ़ से 250 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं, तो वहीं 20,000 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में आश्रय दिया गया है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा है। बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। असम के 34 जिलों में से 22 जिले गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त हैं। नंदगांव जिले के दिफालू गांव में किसान अपने बाढ़ग्रस्त खेतों में धान की फसल काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा इस बाढ़ में खो दिया है, जिससे किसान परेशान भी हैं। बता दें कि दिमासा जिले में काफ़ी मात्रा में हुई बारिश। असम के नंदगांव जिले के उपायुक्त निसर्ग हिवारेम ने कहा है कि नंदगांव में जिले में बाढ़ की स्थिति थोड़ी खराब थी, क्योंकि दिमासा जिले में काफ़ी मात्रा में बारिश हुई थी, जिस कारण कोकिली नदी अपने खतरे के निशान और हाई फ्लड लेवल के काफ़ी ऊपर बह रही थी। इस वजह से 250 गांव प्रभावित हुए हैं। अभी तक 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। बीते दिन ये 6 लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हुई। इस बाढ़ की स्थिति में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रेलवे ने रेस्क्यू में काफ़ी मदद की है। बता दें कि अभी तक 162 राहत शिविर और राहत आश्रय बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 20,000 लोगों को हर ज़रूरी साधन पहुंचाया जा रहा है, जो कि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और रेलवे की टीम सभी लोगों की मदद कर रही है। बाढ़ की वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिसको लेकर एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने जानकारी दी कि असम के दीमा हसायो क्षेत्र में हाल ही में हुए भूस्खलन और बाढ़ ने क्षेत्र में ट्रेन सेवाओं को प्रभावित किया है। 60 स्थानों पर नुकसान हुआ था, जिसमें से 11 को बहाल कर दिया गया था।
से। बाकी के क्षेत्रों में अभी भी काम चल रहा है। बता दें कि बाढ़ की चपेट में कुल 22 जिले आए हैं। जिसके बाद इस बीच राज्य के 34 में से 22 जिलों में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हुए हैं, जो कि लोगों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ 7,19,000 से ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ASDMA के गिफ्ट में 22 जिलों के 2,095 गांवों के 1,41,050 बच्चे सहित कुल 7,19,425 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इनसे कहा गया है कि आपदा प्रतिक्रिया बलों और स्वयंसेवकों की मदद से कुल 26,489 फंसे लोगों को निकाला गया। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में कुल 624 राहत शिविर और 729 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं, जो कि लोगों की मदद के लिए खोले गए हैं। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन लोगों को कोई भी सेवा नहीं मिल पा रही, उन लोगों को लोग सेवा पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कुल 1,32,717 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1,30,596 हेक्टेयर से अधिक फसल इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम ने बाढ़ में काफी गंदा कहर मचा रखा है, जिस कहर से 1,30,596 हेक्टेयर से ज्यादा फसल इस बाढ़ से प्रभावित हुई है, जो कि किसानों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें कि असम में बाढ़ के जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसमें वायुसेना ने के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वहां बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ बचाव दल और राहत सामग्री को बाढ़ के कारण कटे हुए क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि NDRF, SDRF और रेल विभाग की तरफ से भी टीम लगाई गई हैं। इसके बाद भी वायुसेना ने अपना मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि असम में कई लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इन लोगों को खाना पहुंचाना, इन लोगों को मदद पहुंचाना के काम हमारी सेना के जवान कर रहे हैं। असम में बाढ़ से स्थानीय लोगों को तो परेशानी हो रही है, तो वहीं किसानों को भी इस बाढ़ से काफ़ी परेशानी हुई है। ट्रेन भी इस बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। आपको बता दें कि असम में आई बाढ़ से 1,30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसल इस बाढ़ से प्रभावित हुई है, जो कुछ किसानों के लिए एक बुरी खबर है। फिर भी इस बाढ़ में SDRF की टीम, NDRF की टीम, तो वहीं वायुसेना भी इस बाढ़ में लोगों को सारी सुविधा मुहैया करा रही है, लोगों को मदद पहुंचाने का काम करा रही है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।